तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं पिरामिड। अब जैसे ही हम शब्द सुनते हैं पिरामिड, तो पिरामिड शब्द सुनते ही आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करता है मिस्र के पिरामिड। और मिस्र के पिरामिड का देखो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं मिस्र के पिरामिड, जो कि मैंने आपको चित्र में दिखाए हुए हैं। तो आपको पता लग गया, ये आपको बेसिकली मतलब एक इमेजिनेशन बन गई ना दिमाग में कि पिरामिड होता क्या है। तो ये पिरामिड होता है। पिरामिड होता क्या है एक्चुअली, कि नीचे कोई बेस होता है, हो सकता है वो इस तरीके से ट्रायंगल हो, और इन ट्रायंगल के साथ ऊपर की तरफ मतलब इस तरह नुकीला आकार ऊपर की तरफ बना के पूरा घेरा लिया जाता है। या फिर नीचे हो सकता है ये ट्रायंगल ना हो, नीचे जो बेस में हो वो बेस में हो सकता है कि एक क्या हो, एक वर्ग हो। तो इस तरीके से बेस में कुछ भी हो सकता है, या आयत भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई आपकी। अब देखते हैं, चूँकि पिरामिड पढ़ रहे हैं तो पिरामिड सबसे पहले मैंने आपको इस तरीके की, जैसे पिरामिड है प्रिज्म है, तो इनका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, एक निश्चित फार्मूला नहीं होता है कि जिस तरीके से शंकु का होता है या फिर बेलन का होता है। वो क्या होता है कि पिरामिड को और प्रिज्म को डायरेक्ट आता है। तो इनको मैंने आपको पहले बताया सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, अर्थात सममित और असममित आकृतियों में हमने बांटा हुआ है। अब आप जानते हो पिरामिड को देखो सममित होगा या असममित होगा। तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट क्या बताया था आपको, बीचों बीच एक्स अक्ष वाई अक्ष से काटेंगे और देखेंगे दोनों ही आकृतियां सेम बन रही हैं नहीं बन रही। आप देखेंगे ऊपर वाली आकृति में नुकीला एरिया बन रहा है, नीचे बेस ठीक है, इसमें भी नीचे बेस ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाली आकृति में कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ पे नीचे वाले चित्र में देखो, ये तो ए मान ली मैंने आकृति, ये बी आकृति मान ली। तो क्या आप कह सकते हैं ए और बी समान आकृति हैं? तो आप कहेंगे नहीं है। तो इसलिए कहेंगे कि ये एसिमेट्रिक है। क्या है, जो पिरामिड है वो क्या है, एसिमेट्रिक है, अर्थात असममित आकृति है। तो असममित आकृति है। असममित आकृति के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि वॉल्यूम वगैरह या फिर लेटरल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए देखो फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या, बेस में जो इसका एरिया है इनटू हाइट, ये क्या होता है वॉल्यूम। वही क्या करते हैं एलएसए की, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की लेटरल सरफेस एरिया वो होता है 1/2 आधार का परिमाप पैरामीटर ऑफ बेस इनटू तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है। वही बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, अर्थात टोटल सरफेस एरिया की, तो वो होता है एलएसए। एलएसए जो आया ये इनटू एरिया ऑफ बेस। अब देखेंगे कि मैंने जो सममित आकृतियाँ थी वहाँ पे क्या होता था, एरिया और बेस को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना, तो उन्होंने लिखा है बिकॉज ऊपर क्या है, ऊपर एक नौकनुमा संरचना बन रही, मतलब इसका आप क्या निकालेंगे, एरिया कुछ नहीं निकाल सकते। सो हमने 2 नहीं लिया, सिर्फ नीचे वाले का लिया, तो एरिया ऑफ बेस ले लिया। देखो ये चीज़ तो आपको नॉर्मली मिल जाएंगी हर जगह, और आपने पढ़ा भी होगा काफ़ी सारी जगह, लेकिन आगे जो चीज़ बता रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आती है तो पिरामिड के जो क्वेश्चन आते हैं उनको करना बहुत टफ हो जाता है। क्या है देखो, तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझने से पहले 3 चीज़ों को जान लें कि एक होता है एच मतलब हाइट होता है, एक होता है एल मतलब तिर्यक ऊंचाई होता है, और एक होता है एज। एज का मतलब क्या होता है आप जानते हो, किनारा होता है। तो इन तीनों को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये जो रेखा है ना, ये इसको बोलेंगे हम एज। एक तरीके से क्या हो गया, एज होगी, मतलब ये किनारा हो गया। अब बात करें तिर्यक ऊंचाई की, तो शीर्ष से इस एज के मध्य बिंदु से जो मिलता है उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। अब बात करते हैं हाइट की, तो हाइट क्या होता है, ऊपर शीर्ष से ये नीचे जो बेस है, बेस का मध्य बिंदु, बेस का मध्य बिंदु देखो ये दिख रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट लंब डाला जाएगा, वो क्या होगी, वो हो जाएगी हाइट अपनी। तो इन तीनों चीज़ों को आप समझ गए। अब इन्हीं के बेस पे कुछ चीज़ें, ये तीनों चीज़ें दी रखी होंगी और उनसे हमसे कुछ पूछने को कहेगा। तो देखो पहली कंडीशन देखते हैं, क्योंकि देखो मैंने आज 3D में सब कुछ बना के बता दिया है आपको, क्या हाइट होता है, क्या स्लैट हाइट होता है अर्थात तिर्यक ऊंचाई होती है, और क्या एज होता है। अब देखते हैं, अगर बेस में ट्रायंगल है, बेस में ट्रायंगल है और हमें एज दिया हुआ है, एज मतलब ये रेखा दी हुई है, हाइट दी हुई है, हाइट का मतलब ये रेखा दी हुई है, और हमसे पूछ रहा है कि आर क्या होगी। आर का मतलब पूछ रहा है कि आर क्या होगी। ठीक है, आर के बारे में पूछ रहा है कि आर त्रिज्या क्या होगी। तो देखो उसके लिए क्या होगी, आर होती है a/√3। क्या होती है, a/√3। अगर वहीं पे हमें एज ना दे के सिर्फ हाइट, तो पहले भी बारे में दे रखी थी, इसमें दे दिया हमें स्लैट हाइट अर्थात तिर्यक ऊंचाई, और फिर आर पूछे तो क्या होगी, a/2√3। क्या होगी, a/2√3, जबकि उसमें क्या थी, a/√3। यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे हमें एज दे रखा था, और यहाँ पे हमें दे दी है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपकी में। ये तो कब था, ये तब था जब बेस में ट्रायंगल हो। अब ये नीचे वाला क्या है, जब बेस में कुछ भी हो,
तब क्या दे रखा है, हमें एज दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, जबकि इसमें क्या है एज और ऊंचाई दे रखी थी, जबकि इसमें एज और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। एज का मतलब किनारा दे रखा है, तो जो ये वाला होगा मतलब आर होगी वो क्या होगी, साइड बाई 2 होगी। तो इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। एक बार वापस से रिवीजन तौर पे देख सकते हैं। देखो a/√3 कब होगा, जब एज हाइट दे रखी हो, और a/√3 क्या होगा, जब एज और तिर्यक ऊंचाई दे रखी हो, और जब तिर्यक ऊंचाई और एज दे रखी हो तो होता है साइड बाई 2। ये आपको याद रखना है। चलो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं समझने के लिए कि क्या होता है। देखो तो पिरामिड का पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक समपिरामिड, ठीक है, एक समपिरामिड का आयतन 45√3 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोल दिया, जो दे रखा है वो चीज़ लिख देता हूँ मैं। वॉल्यूम दे रखा है 45√3 घन सेंटीमीटर, और क्या बोल रहा है, इसका आधार 6 सेंटीमीटर वाला एक बहुभुज है। तो ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक बहुभुज। तो मैं लिख देता हूँ, जो आधार है यानी कि बेस है वो क्या है, वो है समबाहु त्रिभुज। तो लिख दिया समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है मतलब ये वो है 6 सेंटीमीटर। अब बोल क्या रहा है, तो पिरामिड की हाइट याद कीजिए। तो बिल्कुल कर पाएंगे। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि जो पिरामिड है, पिरामिड कौन सी है, असममित आकृति, और असममित आकृति का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो देखो जो जो हमें दे रखा है वो हम लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, एक बार वापस से देख लेते हैं। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 45√3, तो लिख दिया 1/2। एरिया ऑफ बेस, अब एरिया में क्या है, एरिया में है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, √3/4 a² होता है, इंटू हाइट हमें ज्ञात करनी है। अब इसमें और भी जो डाटा दे रखा है वो लिख देते हैं, 45√3 इंटू 1/2 इंटू √3/4 इंटू a²। अब a² क्या है, a की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, तो a² कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा इंटू हाइट। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, आराम से आ जाएगा। तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया। हम देखेंगे ये 4 से कट गया 9 बार, ठीक है, 9 से कट गया ये 5 ना, एक बार दोबारा देखते हैं, 4 से 9 चौक 36, ठीक है, 9 बार कट गया, और 9 से कट जाएगा ये 5 बार, और 1/2, तो यहाँ से एच की वैल्यू 10 आ रही है, 4 नाम 36, एक बार कहीं ना कहीं गलती हो रही है, दोबारा देखेंगे हम लोग। तो √3/4, √3 से √3 कैंसिल, 4 से 4 नाम 36, 9 बार कट गया, 9 पंजे 45, 5 बार कट गया, 5 दूंगा के 10, तो एच तो यहाँ से 10 आ रहा है, तो 10 ही आएगा शायद, सॉरी 10 ही आएगा। तो देखते हैं 5 और 5 दूंगा के 10, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई 10। तो यही तो हमको ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, सॉरी हाँ, ये देखो ये गलती हो गई, वापस से देखेंगे हम एक बार। ये देखो यहाँ पे 1/2 नहीं होता फॉर्मूला, 1/3 होता है। ये देखो वापस से बता देता हूँ मैं आपको, ये देखो 1/3 होता है एरिया का, तभी तो कह रहा हूँ कहीं ना कहीं गलती हो रही थी हमसे। तो 1/3 है, 1/2 नहीं है, तो 1/3 और 1/3। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 के 15, तो ये क्या होगा 15 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी हाइट, वर्ग नहीं होगा, ओनली सेंटीमीटर में होगी। तो यहाँ आप देख लें, ये देखो फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया था, 1/3 होगा ना कि 1/2 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हो गई हैं। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो अगर फॉर्मूला अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है क्या है, 1/3 होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। ये देखो क्या दे रखा है, एक पिरामिड का आयतन बताओ जो कि 10 सेंटीमीटर वाली भुजा के वर्ग पर आधारित है और इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है 13। तो बिल्कुल कर पाएंगे। देखो क्या क्या दे रखा है, पिरामिड का आयतन पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। वॉल्यूम हमसे पूछा है, और जो आधार है अर्थात बेस है, बेस क्या है
बेस है इसका वर्ग और जिसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर और यहीं पे तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम ज्ञात करना है मुझे। अब ये बताओ, अगर वॉल्यूम ज्ञात करूंगा तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है लेकिन हाइट अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये एल भी है और ए भी है, ए मतलब आर भी है, तो मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, आराम से हाइट भी निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो ये कोई इस प्रकार का वृत्त बना हुआ है, ये कोई वृत्त बना हुआ है, ठीक है, वृत्त नहीं सॉरी वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग है और इसमें बोल रहा है कि इसकी एक भुजा कितनी है 15, तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये जो है ये दे रखा है मुझे 5, ये 5 हो जाएगा क्योंकि आधा हो जाएगा ना। और वहीं पे एल दे रखी है, एल का मतलब ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये दे रखी है मुझे एल बराबर 13। अब हाइट पूछिए, मतलब ये चीज़ पूछिए मेरे से, ये ऊपर की तरफ जाना ध्यान रखो क्योंकि 3D में है तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया, डायरेक्ट यहाँ से मिला दिया, जबकि ये ऊपर यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इसको भी ऊपर बढ़ा दो और इसको भी ऊपर बढ़ा दो और दोनों को आके ऊपर आके मिला दो, इसको और इसको ऊपर की तरफ आके मिला दो, तब जाके हमें कोई बिंदु ऊपर प्राप्त होगा, उसे कहेंगे एल। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है एच, तो एच हम आराम से ज्ञात कर लेंगे, क्या 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग का रूट, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 5 का 25, तो 169 माइनस 25 144, 144 का रूट कितना हो जाएगा 12, तो ये क्या हो गया, ये मेरे पास एच आ गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब आराम से हम वॉल्यूम में रख देंगे, तो 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या दे रखा है, एरिया ऑफ बेस। अब एरिया में क्या है, बेस में क्या है, बेस है वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, वो होता है ए स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 10, तो 10 × 10 और हाइट कितनी दे रखी है 12। अब आराम से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 3 से 4 बार कट गया, तो वॉल्यूम कितना आ गया 400 घन सेंटीमीटर, ये क्या आ गया वॉल्यूम, जो कि हमसे पूछा था कि पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो पिरामिड का वॉल्यूम होगा 400 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, सिर्फ यही थी जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि आपको पता होना चाहिए 3D के अंदर कि क्या क्या वैल्यू दे रखी है और क्या क्या निकालनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें। ये क्या है, ये इसका 5 कैसे आया आपको पता लग गया होगा, क्योंकि टोटल वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आधे पे बना हुआ कहीं ना कहीं, तो पूरा 10 है तो आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। वहीं तिर्यक ऊंचाई अर्थात ये वाली ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई 13 दे रखी थी, तो हाइट ये हो जाएगी, तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग का रूट, तो वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ समझ पाए होंगे आप। अब आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ गया तो पूरे पिरामिड के किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपकी तभी समझ में आएगा तब आप 3D में सोचोगे, अर्थात आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, इमेजिनेशन पावर वो अच्छी होगी। आप सोच सकते हो, एक बियॉन्ड द बेज आके क्वेश्चन के लिए सोचना पड़ेगा। इसमें क्या है, एक सम पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज है, तो ठीक है समबाहु त्रिभुज हम बना देते हैं, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ये बना दिया मैंने समबाहु त्रिभुज। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, जिसका एरिया 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो ठीक है मैंने लिख दिया कि इसका एरिया है वो कितना है 16√3, और ये कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए, ये कौन सा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे √3/4 × a² बराबर कितना रखा है 16√3। ठीक, अब यहाँ से हम देखेंगे, देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ए बराबर कितने आए 16 चौको 64 68 8, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ चुकी है, मतलब इसकी भुजाएं जो है सारी की सारी ए हैं, तो ये 8 आ चुकी है। आगे आपकी समझ में, अब मैंने ये जो आगे दे रखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यदि इसके पार्श्व पृष्ठों में से एक का क्षेत्रफल कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर है, कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर, किसकी, इसकी पार्श्व पृष्ठों के क्षेत्रफल का। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ चुकी है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब इसके पार्श्व पृष्ठ यानी कि मैंने मान लिया, ये चित्र बना देता हूँ मैं, ये देखो
ये बोल रहे हैं, मतलब ये है, ये आ चुका है 8। और मुझे क्या पता होना चाहिए, क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का ये वृत्त बन रहा है क्योंकि पार्श्व वृत्त में क्या बनेगा, ये देखो, सॉरी त्रिभुज बन रहा है, वृत्त नहीं त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के अगर आगे मुझे पिरामिड बनाना है तो ऊपर भी जितने भी बनेंगे वो भी सारे त्रिभुज ही बनेंगे। तो ऊपर त्रिभुज बनेंगे तो वो ऊपर वाले त्रिभुज का कुछ इस प्रकार से कि उसका आधार तो सेम रहेगा ना, 8 आएगा। हाइट मुझे पता नहीं, तो हाइट मैंने h मान ली, ठीक है। अब ये एक्चुअल में जो h है, ये h ना हो कि पता है क्या है, l है। अगर मैं बात करूं पिरामिड के लिए, पिरामिड के लिए क्या है, पिरामिड के लिए ये l है। और h किसके लिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस पार्श्व पृष्ठ के लिए तो h है, लेकिन संपूर्ण जो पिरामिड बनेगा उसके लिए h ना होके l है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैंने कहा था ध्यान से समझने की कोशिश करनी है आपको। तो ठीक है, इसका मुझे क्षेत्रफल दे रखा है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है 8, और हाइट क्या है इसकी l मान ली मैंने। क्यों, क्योंकि h ना होकर क्या है l है। ये कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो 1/2 इंटू 8 इंटू l, ठीक है। तो l बराबर कितना आ गया, l बराबर आ गया, तो देखो ये इससे कट जाएगा 4 बार, 2 से 4 बार कट जाएगा, और 30/4 कितना हो जाएगा, यानी 15/2। तो ये क्या आ गई, ये इसकी l आ चुकी है। अब यहाँ से बस इंपॉर्टेंट चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। क्या क्या आ चुका है मेरे पास, मेरे पास देखो a आ चुका है और l भी आ चुका है मेरे पास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसको h ही निकालते, जबकि ध्यान रखना है कि ये सिर्फ इस त्रिभुज, इस पृष्ठ क्षेत्र के लिए जो दे रखा है ना, पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये पार्श्व पृष्ठ के लिए ये h है, लेकिन एक्चुअल में बात की जाए पिरामिड की तो पिरामिड के लिए ये l है। और जबकि हम पूरे जो सारा सिस्टम लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे पिरामिड का, तो मुझे ये h ना मान के यहाँ पे l ही लिखना पड़ेगा, ताकि आगे मैं कंफ्यूज ना हूँ। तो ठीक है, मेरे पास a आ चुका है और l आ चुका है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, तो मुझे बताना है कि पूरा जो पिरामिड है उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ इस प्रकार से चित्र बन जाएगा। ये देखो 2 बन चुके हैं, तीसरा और बनेगा इसमें, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये क्योंकि समबाहु त्रिभुज बनेगा, ध्यान, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये मेरे पास l है, ये h है और ये r है। ये मैंने पहले बताया आपको। ये l मेरे पास दे रखा है, l कितना दे रखा है 15/2। h मुझे ज्ञात करना है, लेकिन r भी नहीं दे रखा। लेकिन आपने पढ़ा था क्या कि यदि क्या हो, समबाहु त्रिभुज हो, त्रिभुज के अंदर मैंने बताया था आपको सारी चीज़ें, त्रिभुज हो और त्रिभुज के अंदर l और h दे रखा हो, तो r कैसे ज्ञात करता हूँ मैं। तो देखो ये सारी चीज़ें ऊपर बता देता हूँ एक बार। क्या है, h और l दे रखा है, तो r कैसे ज्ञात करता हूँ, a/2√3। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, l दे रखा है, h दे रखा है, तो r क्या होगा a/2√3। अब a क्या होगा, तो a यहाँ पे कितना दे रखा है 8, तो 8 लिख देंगे। तो 8/2√3, तो कितना हो जाएगा 4/√3, ठीक है। ये क्या आ चुका है, ये मेरे पास r आ चुका है। अब r आ चुका है, l आ चुका है, तो h में आराम से ज्ञात कर सकता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं लिख सकता हूँ, देखो इसी चीज़ को मैंने यहाँ नीचे लिख देता हूँ, बाई पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, l² = h² प्लस r²। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, h² ज्ञात करना है, तो h² बराबर क्या हो जाएगा l² माइनस r²। अब l कितना दे रखा है 15/2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 225/4 माइनस r कितना दे रखा है 4/√3, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/3। ये कितना है h², ठीक। अब मैं h ज्ञात करूँगा तो इसका रूट ले लूँगा, तो कितना हो जाएगा 225/4 माइनस 16/3। तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 और 25 75, तो 675 माइनस इसको करेंगे 3 से 16 थी, 4 से करेंगे थोड़ी, 16 चौकू 64 डिवाइड बाई 12। तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 1 और 1, तो ये हो जाएगा 611/12 का रूट। ये क्या आ गया, ये h की वैल्यू आ गई। और यही हमसे पूछा था कि हाइट क्या होगी, तो हाइट हो जाएगी
611/12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती थी, क्योंकि यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें याद होनी चाहिए। देखो हर चीज़, हालांकि मैंने बिल्कुल कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में नहीं बताई है, सारी चीज़ें खोल खोल के बताई हैं, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए चीज़ें किस प्रकार से खुल रही हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इमेजिनेशन से आपको सोचना पड़ेगा बियॉन्ड द बी जाके। एक बार वापस से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। समबाहु त्रिभुज की बात की जा रही थी, समबाहु त्रिभुज मैंने बना दिया, उसका क्षेत्रफल दे रखा था तो वो भी मैंने लिख दिया। तो वहाँ से ए यानी इसकी भुजा आ गई ए। ये क्या है, इसका आधार है। तो देखो ये आधार कहीं ना कहीं आधार के ऊपर जो बनेगा पिरामिड, ये एक इस प्रकार से बन जाएगा त्रिभुज ऊपर की साइड। एक इसकी दूसरी वाली भुजा होगी वो इससे कुछ इस प्रकार से यूँ चला जाएगा। एक कोई पीछे की साइड होगी वो इससे कुछ इस प्रकार से चला जाएगा। ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बताने की आपको। इस प्रकार से होगी तो वो यूँ चले जाएगा, इस तरीके से तो होगा। हालांकि ये ऊपर की तरफ जाएंगे। देखो एक के आधार ये हो जाएगा, एक का आधार ये हो जाएगा, एक का आधार ये हो जाएगा, और आपस में ये जो मैंने साइड में निकालने हैं ऊपर जाके मिल जाएंगे सारे के सारे। एक इधर ही बन जाएगा, ये बाहर की तरफ बना के बता रहा हूँ मैं आपको। और ये ऊपर की साइड देखो, ये वाला ऊपर की तरफ बढ़ा दो आप, इसको भी ऊपर की तरफ बढ़ा दो, इसको भी ऊपर की तरफ बढ़ा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पिरामिड। अब देखो ये जो एच है ना, एच मैंने लेके चला हूँ ऊपर से लेके यहाँ तक, ये एच ना हो के एल है तिर्यक ऊंचाई। क्योंकि देखो मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये क्या बताया था, ये एल है, जबकि हम इसको एच लेके चल रहे थे। ये तो एच है ना, यही एल है, जैसे इस त्रिभुज के लिए मान के चला था मैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, सॉरी हाँ, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से मैंने एल निकाल लिया, ये एच ना हो के एल लिखा। अब एल की वैल्यू आ गई मेरे पास। आर मेरे पास क्या होता था, a/2√3, कब, जब एल और एच दे रखे हों। तो यहाँ से मैंने आर निकाल लिया, तो आर आ गया, एल आ गया, तो एच में पाइथागोरस से आराम से निकाल ही सकता हूँ। तो इस प्रकार से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पे अपना पिरामिड खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये देखो गोला, अर्थात स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं कि स्फीयर क्या होता है। तो स्फीयर आप जानते हो, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी आप गेंद ले सकते हो, वो गोला है, या पृथ्वी ले सकते हो, वो गोला है। तो देखो यहाँ पे मैंने 3D में एक चित्र भी लिया है, ये मैंने आपको 3D में दिखाने की कोशिश की है। ये चित्र हो गया। अब ये क्या है, ये भी देखो मैंने पृथ्वी रूप में इस तरह दिखाने की कोशिश की है आपको। तो ये जो होती है, ये इसकी आर होती है, एक आर ये हो गई ऊपर से, इस तरीके से एक नीचे से भी ले सकता हूँ मैं, एक ये भी बन सकती है आर। तो इस प्रकार से ये इसकी आर है। तो नॉर्मल फॉर्मूले वो देख लेते हैं पहले। तो क्या होता है, अब इसमें आप इस तरीके से कह नहीं सकते कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, इस तरीके से तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें कुछ आधार नहीं है। तो इसको सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में नहीं कर सकते, इसका डायरेक्ट ही फॉर्मूले होते हैं। वो किस प्रकार से बनते हैं, तो वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम बीएससी के अंदर या एमएससी के अंदर हमको पढ़ने को मिलती हैं, नॉर्मली हमको 11-12 में भी नहीं पढ़ने को मिलती। तो ये हायर एक तरीके से स्टडी हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा है किस तरीके से ये बनते हैं फॉर्मूले। क्योंकि देखो आपको एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में जाके देखना पड़ेगा, लंबे डालने पड़ेंगे, फिर आपस से एक्स की एक तरीके से वर्टेक्स निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर फॉर्मूले इस तरीके से बनेंगे। तो भी एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसलिए आप इसके डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर सकते हैं। क्या होगा, गोले का आयतन क्या होता है। अब जहाँ पे आयतन की बात हो जाए, पहली बात तो वहाँ पे क्यूब आएगा। तो ठीक है, क्यूब हो गया, आर क्यूब हो गया, और 1 पाई और 4/3 हो जाएगा। गोले की बात की जाए तो वहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, और पाई आना ही आना है। और पूरे गोले का क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो वो हो जाएगा 4। अब इसके ऊपर और नीचे कुछ है नहीं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि ना तो इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर और नीचे कुछ नहीं है। ऊपर और नीचे कुछ होने का मतलब नहीं है इसमें कोई भी किनारा नहीं है। जिस आकृति में कोई भी किनारा नहीं होता है, कोई भी कोण नहीं होता है, कोई वो नुकीली चीज़ नहीं होती है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। इस लाइन को आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, याद रखें। जिस आकृति में कोई भी किनारा या नोक नहीं होती है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे वृत्त है, सॉरी गोला है ये, तो गोला में आप देखेंगे कहीं पे भी, आप देखेंगे कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। ये देखो सेम है, हर जगह सेम है, कहीं पे नुकीली चीज़ है ही नहीं। तो इसलिए ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आर स्क्वायर होता है, पाई होता है 4। तो कितना हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब।
अब बात करते हैं अर्धगोले की। तो देखो ये अर्धगोला हो गया। अर्धगोले में देखो, हाँ गोले में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये तो गोले की बात हो गई। अब गोले में अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई हो जाती है गोले की h बराबर होती है 2r। और वहीं पे अगर बात की जाए अर्धगोले की, तो अर्धगोले में जो ऊंचाई होती है h, तो h बराबर होती है r, और r आपको पता ही है, ये त्रिज्या दे रखी है, देखो बताई गई है एक ये। तो ये ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई एक्चुअल में, ये जो ऊंचाई दे रखी है एक बार दोबारा देखेंगे, ये जो ऊंचाई है ये r है। ठीक, अब अर्धगोले का कंप्लीट देख लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में आप ध्यान आएगा तो r³ भी आएगा और पाई भी आएगा। चूंकि पूरे का क्या था 4/3, तो आधे का क्या हो जाएगा, उसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना रह जाएगा 2/3। तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r³। अब यहाँ पे देखो ये किनारा आ रहा है, ये भी किनारा आ रहा है, तो इसलिए LA से और TA से होंगे, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r² और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r² प्लस ये ऊपर वाला जो दे रखा है ना, देखो ये पूरा काउंट होगा ना, ये नुकीला भाग है, और ये क्या है, ये एक्चुअल में वृत्त है, क्या है वृत्त, तो ये ऐड हो जाएगा। ये तो आधा हो गया क्योंकि टोटल कितना तो होता था 4 पाई r², तो ये 2 पाई r², और ये क्या हो गया एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस हो गया एक तरीके से, तो वो कितना हो गया पाई r²। ये लिख सकते हैं ना, TA से बराबर क्या होता था, पहले मैंने आपको बताया LA से प्लस एरिया ऑफ बेस। 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एसिमेट्रिक आकृति है, क्योंकि मान के चलो इसको बराबर यहाँ से काटते हैं तो नीचे वाला आकृति कुछ बनती है, ऊपर वाली आकृति कुछ बनती है, सेम नहीं बनती। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 पाई r² और पाई r² टोटल कितना हो गया 3 पाई r²। तो वापस से रिपीट कर देता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई r² और टोटल सरफेस एरिया अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r² LA से प्लस पाई r² बराबर होता है 3 पाई r²। तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³, LA से होता है 2 पाई r² और TA से होता है 3 पाई r²। ठीक, अब ये चीज़ आपको पता लगी, जहाँ पे एरिया हो तो वहाँ पे तो स्क्वायर होता है, और जहाँ पे वॉल्यूम हो वहाँ पे क्यूब होता है, ये चीज़ आप जानते ही हो। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी जगह ये चीज़ें आपको नहीं पढ़ने को मिलेंगी, बहुत कम जगह पढ़ने को मिलती है। क्या है ये जो आप देख रहे हो 3D इमेज है किसकी, मैंने गोले का चौथा पार्ट काट दिया, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, दिल के आकार का कुछ हमारा अल्ट है वो भी कुछ इस प्रकार का दिखता है, आप देखोगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा गोले का, मतलब एक चौथा भाग है। तो क्या है, इसका वॉल्यूम ज्ञात करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, देखो पूरे का क्या था 4/3 पाई r³, तो इसका 1/4 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1/3 पाई r³ हो गया। वहीं CA से देखेंगे तो टोटल का कितना होता था 4 पाई r², तो उसका चौथा भाग हो जाएगा पाई r²। अब ये क्या है, ये CA से है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें ये यहाँ पे भी नुकीलापन है, यहाँ पे भी नुकीलापन है, और साइड से भी नुकीलापन है। अब मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे नुकीलापन या कोण आ जाए या नुकीली चीज़ आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे CA से और TA से अलग अलग होते हैं, तो ये CA से हो गया। वहीं TA से की बात की जाए तो TA से क्या होता है CA से प्लस ऊपर वाला एरिया। तो देखो एक अर्धवृत्त तो ये बन रहा है इसमें, तो अर्धवृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 पाई r², और एक अर्धवृत्त ये बन रहा है तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 पाई r²। तो दोनों मैंने बताया 1/2 पाई r²। तो देखो 1/2 पाई r² प्लस 1/2 पाई r² टोटल कितना हो गया, इसकी जगह लिख सकते हैं पाई r², और ये पाई r² और पाई r² कितना हो गया 2 पाई r²। तो समझ गए टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई r², और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पाई r²। ठीक, अब यहाँ से देखो ये जो चीज़ आपने देखी, यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है। क्या देखो, अगर मैं बात करूँ कि इस प्रकार के 4 भाग बटे होंगे, क्योंकि ये तो चौथा भाग है ना, तो पूरा अगर मैंने गोला है उसमें से इस प्रकार के भाग करे होंगे तो 4 भाग बने होंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि चारों भागों का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप कहेंगे जबकि एक का है 2 पाई r², तो चारों को हो जाएगा 8 पाई r²। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको किस में लिख दिया लैंग्वेज में। क्या देखो कि एक कट लगाने पर टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई r² बढ़ जाता है, ठीक है, और 2 कट लगाने पर टोटल सरफेस एरिया में 4 पाई r² बढ़ जाता है। कैसे देखो, अब चारों पार्ट जब मैंने बने होंगे तो 2 कट लगे होंगे, कैसे, एक पूरा गोला होगा,
एक कट तो इसको आधे करने में गया होगा, ठीक है, एक कट हो गया। आप कहेंगे अब दूसरा कट फिर इसको वापस से ये करने में लगाया होगा। तो कितने कट लगाए मैंने? 2 कट लगाए। अब जब 2 कट लगाए तो मैंने क्या कहा था, 2 कट लगाने में 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जा, सॉरी 2 कट लगाने में 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाता है। पहले से कितना था? पहले से था 4 पाई आर स्क्वायर, और 2 कट और लगा दिए तो 4 पाई आर स्क्वायर और बढ़ गया, टोटल कितना हो गया? 8 पाई आर स्क्वायर। तो एक्चुअल में देखेंगे ये चारों भागों का टोटल सरफेस एरिया भी 8 पाई आर स्क्वायर निकल के आया, ठीक है। इस चीज़ को मैंने नीचे भी लिखा है क्या, कि टोटल सरफेस एरिया वैसे क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और चूंकि 2 कट लगाए तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपको एक चीज़, सिर्फ एक लाइन ये याद रखनी है क्या, कि एक कट लगाने पर टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सिंपल था, समझ पाए होंगे आप। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की कुछ चीज़ देख लेते हैं। इसमें देखो क्या है, क्या दे रखा है इसमें, दे रखा है एक गोले का, क्या दे रखा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात की जा रही है। एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 64 पाई स्क्वायर मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल कर पाएंगे। तो जो दे रखा है पहले तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या दे रखा है। सॉल्यूशन देखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई स्क्वायर मीटर दे रखा है गोले का। पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात क्या होता है, ये आपको पता है। संपूर्ण गोला है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात CSA और टोटल सरफेस एरिया अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों में बराबर होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं CSA या फिर TSA, टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 64 पाई, ठीक है। मीटर क्यूब तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको जो एरिया होता है उसमें मीटर स्क्वायर आता ही है। तो इसका आयतन ज्ञात करने की बोल रहा है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि कितना दे रखा है 64 पाई। अब नॉर्मल इसमें कैलकुलेशन है जिसके बारे में हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से कट गया ये, 4 एकम 4 और 6 चौका 24, और यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 16, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पे क्या आ गई है R4 आ चुकी है। अब बात कर रहा है वॉल्यूम की, तो आप सब जानते हो वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम रख देते हैं 4/3, पाई का मैंने पाई लिख दिया। आर का देखो क्या है, R4 है तो 4 गुना 4। अब इसको सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, सही है नहीं क्यूब है सॉरी, तो 1 4 और आएगा। तो आगे समझ में, मतलब R क्यूब है तो 4 × 4 × 4, तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64 और 64 चौको होता है, सॉरी देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा देखो 64, और 64 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 डिवाइड बाई 3, और पाई का पाई, ये क्या है, ये इसका वॉल्यूम है। किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, या सॉरी मीटर क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब दे रखा है ना, तो मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से आपस में कंपैरिजन किया मैंने, कंपैरिजन करके देखो यहाँ से मैंने आर निकाल दिया, और आर अगर मुझे पता लग गया तो आराम से मैं वॉल्यूम ज्ञात कर सकता हूँ। तो ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। तो डियर स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दे रखा है, दे रखा है व्यास, ये देखो व्यास अशब्द लिख दिया है मैंने, इस प्रकार से लिखा जाता है व्यास। हाँ, व्यास से एक गोले को 2 भागों में बांटा जाता है, तो कह सकते हैं ये कोई गोला होगा इस प्रकार से। और व्यास आप जानते हो, अगर ये त्रिज्या है तो त्रिज्या को छूते हुए जो सबसे बड़ी जीवा खींची जाती है वो व्यास होता है, तो ये व्यास है, ठीक है। 2 भागों में बांट दिया, ये ऊपर वाला A हो गया और नीचे वाला B हो गया। इन दोनों भागों का टोटल सरफेस एरिया याद कीजिए। तो मैंने आपको अभी बताया था क्या, अगर वैसे करने बैठेंगे इसका तो हो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन आपको दिक्कत आएगी कैसे, दोनों तरीके से बता देता हूँ। एक ऊपर वाला भाग बन गया और एक नीचे बन गया, अर्थात 2 अर्धवृत्त बन गए। अब आप जानते हो एक अर्धवृत्त का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये क्या अर्धवृत्त, अर्धवृत्त नहीं सॉरी अर्धगोला, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो
तो आप कहेंगे 3πr² होता है। दूसरा भी यही है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3πr²। अब इन दोनों का मिला के टोटल कितना हो गया, टोटल, तो आप कहेंगे टोटल होगा 6πr²। लेकिन इस तरीके से मैं बोल दूं कि 3 भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए, तब आप कैसे कहोगे, कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए एक अच्छा तरीका क्या है, इससे पहले मैंने आपको बताया था, तो दूसरे तरीके से क्वेश्चन करेंगे। क्या है, देखो मैंने एक लाइन बताई थी 2 मिनट पहले, आपको बोला था क्या, कि अगर एक कट लगाया जाए, एक कट लगाने पर टोटल सरफेस एरिया में 2πr² बढ़ जाता है। यही तो बताया था, देखो वापस से बता देता हूँ। क्या बताया था, एक कट लगाने पर टोटल सरफेस एरिया में 2πr² बढ़ जाता है। अब यहाँ पे कितना लगा रहा है, 2 भागों में बांट रहा है, अर्थात एक कट लगा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा। देखो पहले का है 4πr² तो पूरे का, और एक कट लगाया तो 2πr² और बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया 6πr²। अब देखो बेसिक से मैंने बताया था, तो वो भी 6πr² निकला था, और ऐसे भी 6πr² निकला है। तो ये एक क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। क्या है, देखो इसमें दे रखा है, यदि एक गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब समझे, अर्धगोले को पिघलाकर समान व्यास के 64 गोले बनाए जाते हैं, तो गोले की, प्रत्येक गोले की त्रिज्या ज्ञात कर दी, अर्थात जो पिघल कर जो गोले बनाए जा रहे हैं 42 गोले, उनमें से किसी एक की तो सेम है वो, तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। और यही बोल रहा है क्या, कि प्रत्येक गोले की त्रिज्या बराबर होगी, तो इसका मतलब सेम है 32 के 32। ठीक है, अब इसमें ज्ञात क्या करना है, ये तो दे नहीं रखा इसमें। हाँ, इसमें ज्ञात करना है, मतलब अर्धगोले की त्रिज्या और छोटे गोले की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करेंगे। तो एक तो ट्रेडिशनल तरीका देख लेता हूँ मैं। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कि अर्धगोले का आयतन बराबर होगा उन 32 छोटे गोलों के आयतन के। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है आपको पता है, 4/3 पाई, सॉरी अर्ध है ना, तो 2/3 होगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई r³। इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान ली मैंने, और 32 छोटी की कितनी होगी, वो संपूर्ण गोला है, तो हो जाएगा 4/3 पाई r³, क्योंकि इसकी क्या मान ली मैंने, स्मॉल r मान ली। अब देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा ये 2 बार, और ये क्या आ गया r³ इक्वल्स टू 64/1। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या, कि कैपिटल R बटे स्मॉल r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 64 का 1/3 कितना होता है, 4 होता है, तो 4/1। तो ये इनका रेशियो ये तो पूछा था, तो ये कितना आ गया 4:1। ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका। अब इस तरीके से हमको क्वेश्चन थोड़ी करना है, हमें तो दूसरे तरीके से करना है, मतलब एक अच्छा तरीका यूज में लेना है। वो क्या होगा, देखो मतलब फास्ट हो। अब इसमें दे रखा है आधा और छोटे वाले या नए गोले, आप जानते हो ये वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। क्या ये बोल रहा है कि उस आधे गोले में से 32 छोटे गोले बन जाते हैं, तो इसका मतलब इसके एक गोले का आयतन 1 रहा होगा और इसका टोटल 32 रहा होगा, तभी तो 32 बन पाए। जबकि यहाँ पे देखो, अगर मैंने क्या बताया था, अगर रेशो में लेना है तो समान चीज़ों का रेशो लिया जाता है। तो ये पूरा गोला है, ये आधा है, तो पूरे गोला कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा था, आर पूछ रहा था, तो आर का रेशो कितना हो जाएगा, तो आर क्या होता है, बी का 1/3 होता है, तो 64 का 1/3 कितना हो जाएगा 4, और इसका 1 का 1, तो अनुपात कितना आ गया 4:1। हालांकि ये चीज़ जो मैंने अभी बताई है, जो बच्चे नए नए समझ रहे हैं या नए बच्चे हैं मैथमेटिक्स में, उनको ये समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड से हैं या फिर जिनको थोड़ा बहुत भी अपना दिमाग जिन्होंने यूज में लिया है, उनको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कैसे कि छोटे गोले का आधे का 64 दे रखा है, तो पूरे सॉरी आधे का 32 दे रखा है, पूरे कितना हो जाएगा 64, तो 64:1। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये वॉल्यूम का रेशो है, तो वॉल्यूम का रेशो और त्रिज्या का रेशो क्या होता है, वॉल्यूम का रेशो
समानुपाती होता है त्रिज्या के रेशो के 1/3 के। ठीक है, तो वॉल्यूम का 64 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि एक ठोस गोले और एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान है। तो बिल्कुल कर लेते हैं एक समान। सॉल्यूशन, एक तो हो गया गोले का बराबर अर्धगोले का क्या वॉल्यूम। अब गोले का वॉल्यूम क्या होता है? तो आप कहेंगे, वॉल्यूम नहीं बोल रहा, सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा था, टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है 4πr²। अर्धगोले का क्या होता है? टोटल पूछ रहा है तो 3πr², क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है तो मैंने अलग अलग मान ली। तो अब इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। कैसे? पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कैपिटल R² बटे स्मॉल r² बराबर 4/3। यही है ना, 3/4 आएगा, सॉरी 3/4, तो 3/4। तो यहाँ कह सकता हूँ कैपिटल R बटे स्मॉल r क्या हो जाएगा? 3/4 का 1/2। तो r/r कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे √3/2। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब एक चीज आप जानते हैं क्या? देखो कि जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या, अगर त्रिज्या का रेशियो मेरे पास आ गया √3/2, तो अब मैं वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकता है क्या? वॉल्यूम क्या होता है? त्रिज्या का 3, त्रिज्या की पावर 3 होता है, तो √3 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3, तो √3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 3√3, और ये कितना हो जाएगा? 4। तो ये क्या आ गया? ये आ गया उनके वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, तो ये सिर्फ ये बात नहीं है कि क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ये आना चाहिए कि आप कौन से तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ये नहीं करके, डायरेक्ट अनुपात ना करके यहाँ पे बिल्कुल निकालते क्या कि 4/3 πr³ रेशो 4/3, सॉरी 2/3 πr³। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं ये आर की और आर की, और उसके बाद फिर उनका रेशो निकालते हैं। तो वो एक वे नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हालांकि इससे आंसर निकल के आएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगी, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और आज के कंपटीशन में अगर आपको फाइट करना है, सफलता अर्जित करनी है, तो कम टाइम में आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो इस प्रकार से देखो, मैंने पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाया है वो इसी तरीके से बताया कि कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। और मैथमेटिक्स एक्चुअली जितनी टफ सब्जेक्ट समझी जाती है उतनी टफ है नहीं। अगर आप कैलकुलेशन को इजी करना सीख गए तो उसके बाद मैथमेटिक्स क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और फिर आराम से कैलकुलेशन तो आपको करना ही क्या, फिर क्या है, कुछ नहीं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखें या फिर कोशिश करें। और बार बार में आप कोशिश करोगे तो आप जानते हो प्रैक्टिस मेक्स से मैन परफेक्ट। कोशिश करने के बाद वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। देखो अध्ययन के इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 64 छोटे गोलों में बदला जाता है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक छोटे के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशो ज्ञात करो। तो बिल्कुल सिंपल है ये भी। वॉल्यूम मुझे दे रखा है, किसका? बड़े का, और एक बोल रहा है छोटे का। बोल रहा है 64 छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये बड़ा कोई 64 रहा होगा और ये एक एक के रहे होंगे, तभी तो 64 बने होंगे। ये चीज़ मैं आपको पहले से बताता रहा हूँ। तो आप जान गए कि त्रिज्या का रेशो क्या हो जाएगा, इसका 1/3। तो 1/3 कितना, सॉरी स्क्वायर का 1/3, तो 64 का की पावर 1/3 कितनी होती है? आप कहेंगे 4:1। अब मैं क्या, एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है आप जानते हो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 16:1। तो यही तो पूछा था मेरे से, क्या कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशो क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रेशो होगा वो होगा 16:1। ठीक है, यही मेरे से पूछा। अब ये एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। यहाँ पे ना तो देखो आपको 8 सेंटीमीटर ठोस गोला दे रखा था, ये किस लिए दे रखा है? ये इसलिए दे रखा है ताकि आप इसमें बस वही वाला जो गधों वाला काम है वो करना स्टार्ट कर दें। कैसे
कि वॉल्यूम दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैं आर क्यूब यहाँ पर 8 त्रिज्या 8 रखूँ, फिर इसका निकालूँ पूरा, फिर ये 64 गोलों के बराबर है, तो उसके बाद छोटे गोले की त्रिज्या निकालूँ कंपेरिजन करके, और फिर उसके बाद इस तरीके से फिर एरिया निकालूँ, और एरिया निकालने के बाद फिर कोई तरीका नहीं हुआ, ये कोई तरीका नहीं है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, विद इन सेकेंड आपके आंसर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, देखो एक बार बता भी देता हूँ मैं आपको किस तरीके से आप क्वेश्चन को करने वाले थे। आप क्वेश्चन को इस तरीके से करते, देखो एक तो मैंने देखो इसका टाइम लगा सकते हो कितनी देर में मैंने आपको बता दिया था कि समझाया और मैंने आपको। अब दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ जिस तरीके से आप क्वेश्चंस को करते, वो होता कि 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होता है 64 4/3 पाई आर क्यूब। इस आर की वैल्यू 8 दे रखी थी, तो 4/3 पाई, चलो पाई से पाई मैं यहीं कैंसिल कर देता हूँ कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। आर 8 गुना 8 गुना 8 बराबर 64 बराबर 4/3 और आर क्यूब। 4/3 से 4/3 किसके 8/64 से 64 कट गया, तो आर बराबर कितना आया 2 आया। अब आर बराबर 2 आ गया, अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया आप वही निकालते क्या 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर कितना होता, कैपिटल आर स्क्वायर कितना दे रखा है, कैपिटल आर दे रखा है, पहले दे रखा है 8 दे रखा था, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 अनुपात इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये कैंसिल होते हैं 16 अनुपात 1 आता। अब ये देखो ये कितनी कैलकुलेशन हो गई और कितना मत्थापाची है इसमें, जबकि यहाँ देखो बिल्कुल नॉर्मल 3 स्टेप लिखी, 3 स्टेप में आंसर आ गया। तो ये सीखना पड़ेगा आपको, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो तो आप सिलेक्शन की रेस में बहुत पीछे हो, ये बात अभी से समझ लीजिए आप। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्या है, एक गोला और एक अर्धगोले का आयतन बराबर है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशो पूछ रहा है, अर्थात CSA का रेशो पूछ रहा है। वॉल्यूम बराबर है तो लिख देते हैं, बिल्कुल दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि 4/3 ये लिख देता हूं, एक तो गोला है और एक अर्धगोला है। वॉल्यूम क्या दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 4/3 सॉरी 3 से 3 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 2 बार, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यूब अपॉन आर क्यूब बराबर कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पे बस कैलकुलेशन का गेम है क्या कि आर अपॉन आर क्या आएगा, तो 1 की पावर 1/3 कितना 1, और 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3 को मैं 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया, या फिर टोटल लिख देता हूँ ना 1/2 की पावर 1/3। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से पूछा क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है एरिया, अर्थात CSA की बात कर रहा हूँ, तो CSA क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर कंप्लीट का, और फिर अर्धगोले का क्या हो जाएगा CSA पूछ रहा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो देखेंगे आप पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये कितना हो गया आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई बराबर क्या आ गया, या फिर रेशो आ गया 1। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर अपॉन आर कितना आया था 1/3, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ, देखो ये 2 लिख दिया, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 की पावर 2/3 लिख सकता हूँ, अनुपात में 1 आ गया। अब इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1 की पावर 2/3 वही रहेगी, और 2 बाहर है तो 2 का 2 रहेगा। अब ये 2 की पावर 2/3 है, ये दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगी 2 की पावर 2/3। ये सारी चीज़ें मैंने आपको रेशो और अनुपात में बताई थी। अब देखो 2 की पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 मान सकता हूँ मैं, तो 2/3 इधर आएगी तो घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 2/3, और यहाँ रेशो में क्या 1 रह जाएगा, तो ये 3 एकम 3 बचा 1, तो 2 की पावर 1/3 अनुपात 1, ये क्या आ गया, ये इसके एरिया का रेशो आ गया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं था, सिर्फ क्या था आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए कि ये 1/3 आ जाए पावर, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैंने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बताई थी आपको।
इसको लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2/3, और इसको देखो 2 की 2 का ये आ चुका है। अब 2 की बटे में 2 की पावर 1/3 है, उधर जाएगा तो प्रॉपर 2 की पावर 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो आधार बराबर है, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे देखो 2 है ऊपर और नीचे, क्योंकि रेशो पूछा है तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2/3। आधार बराबर हो और ऊपर जाने पे क्या माइनस में हो जाएगी, घात ही आपको पता ही है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1 - 2/3, और नीचे कितना 1 ही रह जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की पावर 1/3 अनुपात 1। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी बताई है। तो इस तरीके से ये तो नॉर्मल चीज़ है जो कि मैंने आपको पहले ही अनुपात समानुपात में इस तरह के क्वेश्चन बताए थे। आप देख रहे होंगे कि जितने भी गोले के और मैंने ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको 3D के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो यहाँ पे रेशियो का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। बशर्ते पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप फॉर्मूले को लर्न कर लेते हो और लगाते हो क्वेश्चन में, तो उसके बाद भी रेशियो का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इसलिए रेशियो का भी आपको अच्छी तरीके से, रेशियो प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है वो अच्छे ढंग से आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो 69 मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो बिल्कुल देखो, अब यहाँ से देखो गोला तो वहाँ पे खत्म हो गया। अब मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। मिक्स क्वेश्चन किस प्रकार के, मतलब जितने भी अब तक मैंने पढ़े हैं 3D में, उनके मिक्स क्वेश्चन है। क्या है कि 2 R1 और R2 त्रिज्या और समान हाइट वाले शंकुओं को पिघलाकर, ध्यान देने वाली बात है क्या कि R1 और R2 त्रिज्या है, 2 शंकु हैं जिनकी त्रिज्या क्या है R1 और R2, और हाइट क्या है समान है दोनों की। उनको पिघलाकर क्या किया जा रहा है, एक 8 त्रिज्या का गोला बनाया जा रहा है। तो शंकु की हाइट ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल कर पाएंगे। देखो क्या है, जो दे रखा है उसको बिल्कुल आराम से लेंगे। जैसे क्या मैंने बोल दिया, एक शंकु तो ये था, ठीक है, एक शंकु ये था, ठीक, और एक शंकु कुछ इस प्रकार से था, हाइट इतनी है लेकिन त्रिज्या इसकी अलग हो गई है। ये 2 शंकु थे, ठीक है। अब इसके बारे में, और इन दोनों को पिघलाकर क्या बनाया गया, एक गोला बनाया गया। अब सारी चीजें मैं आपको डिटेल यहाँ पे डिनोट भी कर देता हूँ कि इसकी जो त्रिज्या है ये R1 है, और दूसरा वाला शंकु है इसकी जो त्रिज्या है वो R2 है। हाइट के बारे में बोल रहा है कि दोनों की हाइट h ही है, इसकी भी h है और इसकी भी h है। और जबकि बोल रहा है गोले के बारे में, तो गोले की जो त्रिज्या है ये कैपिटल R है। तो बोल रहा है शंकु की हाइट क्या होगी। तो बिल्कुल देखो कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। अब 2 हो गए शंकु, तो देखो इसका पहले तो क्योंकि देखो पिघलाया जा रहा है, तो पिघलाए जाने पे आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम का, मैंने पहले बताया था। वॉल्यूम निकालते हैं, तो देखो पहले वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R² h होता है, तो R1² इंटू h, प्लस दूसरे का क्या हो जाएगा 1/3 पाई R2² इंटू h, बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई R³। अब इन दोनों को देखो 1/3 पाई और h कॉमन आ रहा है दोनों में, तो कॉमन ले लेता हूँ 1/3, और 1/3 क्या हो 2 हो जाएगा ये। तो मैं इसको नहीं 2 नहीं आएगा, सॉरी, इसमें देखेंगे 1/3 और 1/3 h कॉमन आ गया, तो बिल्कुल कॉमन ले लेता हूँ 1/3 पाई h कॉमन। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा R1² प्लस R2², ठीक, बराबर क्या आ गया 4/3 पाई R³, ठीक। अब इसका मैं सॉल्यूशन कर लेता हूँ। कैसे, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब मुझसे क्या पूछा था, h ही तो पूछा था। h क्या होगा, h होगा 4 R³ बटे R1² प्लस R2²। ये क्या होगा, ये h होगा, अर्थात ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपकी में। यही हमसे पूछा था कि शंकु की हाइट क्या होगी, ये हाइट पूछी थी h। तो देखो 1/3 पाई R1² h, तो 1/3 और 1/3 पाई, 1/3 पाई और h कॉमन है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया। बचा क्या अंदर R1² प्लस R2²। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, h निकालना है मुझे, तो 4R³ अपॉन R1² प्लस R2², ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो मिक्स क्वेश्चन है उनको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखो क्या दे रखा है,
एक बेलन और शंकु की आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां समान है। ठीक है, तो बाई ये जो क्वेश्चन है इसको मैं वैसे ही बताऊंगा किस तरीके से। ये जितने मिक्स क्वेश्चन है मैं हर एक का इसका डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम की सहायता से आपको बताया जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं क्या है। पहले तो बेलन बना देता हूं मैं। तो ये कुछ इस प्रकार से बेलन बन गया। ये बेलन बन गया। ठीक है, दूसरा क्या है, शंकु। तो शंकु ही बना देता हूं। तो देखो, सॉरी, ये शंकु बन गया। ये शंकु बन चुका है। अब क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि उनके आधार की त्रिज्या और ऊंचाइयां समान है। तो बिल्कुल आधार की त्रिज्या यानी कि ये जो है ये भी आर है और ये जो है ये भी आर है। और बोल रहा है ऊंचाई, तो इसका मतलब ये जो है ये भी एच है और ये जो है ये भी एच है। ठीक, यदि इनके वक्र प्रश्नों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 8:5 है, तो इनकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल कर पाएंगे। अब पहले तो आप ये बताओ, वक्र प्रस्थ अर्थात सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। ये होता है 2πRh, किसका, बेलन का। और वहीं बात करें शंकु की तो वो होता है πr है। ठीक, ये इसका अनुपात कितना दे रखा है, 8:3 दे रखा है। तो बिल्कुल, तो देखो पहले तो इसका रेशो दे रखा है 8:3। तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखेंगे चूंकि r बराबर है तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ 2h/L इजकस टू 8/3। 2 से कट जाएगा 4 बार, तो h/L आएगा, वो आएगा 4/3। ये क्या आ गया, ये आ गया h/L। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है तो इनकी त्रिज्या और ऊंचाई का रेशो। तो त्रिज्या और ऊंचाई का रेशो की बात कर रहा है। अब ऊंचाई कितनी, 4 और L कितना, 3। तो यहाँ से मैं त्रिज्या निकाल सकता हूँ। त्रिज्या कितना हो जाएगा, आप कहेंगे त्रिज्या होगी वो, दोबारा देखेंगे एक बार, कुछ गलत हो रहा है लगता है। ये 2 से कट जाएगा 4 बार, या 4/3 आ जाएगा। हाँ, उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 8:5 है। हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। ये बोल रहा था, ये कितना लिख दिया, 8:3 लिख दिया, जबकि 8:5 है। तो ये भी 5 हो जाएगा। तो ये 4 और ये आएगा 5। तो यहाँ से r निकाल सकता हूँ। r कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 हो जाएगा। इसको कैंसिल करके लिख देता हूँ एक बार। ये हुआ था 8:5, 8:5, ये 4/5। तो L यहाँ पे 5 है, H 3 है, तो r कितनी आ जाएगी, 8/3 आ जाएगी। पूछा क्या है, ऊंचाई का, त्रिज्या का और ऊंचाई का रेशो। तो r और h का रेशो पूछा है। r कितना है 3, h कितना है 4, तो कितना आ गया 3 और 4। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। आराम से देखो, पहले मैंने चित्र बनाया, उसके बाद में दे रखा था कि इनकी वक्र पृष्ठ अर्थात सी एस ए का जो रेशो है वो दे रखा है 8:5। पहले मैंने 8:3 लिख दिया था, ये 8:5 दे रखा है। तो 8:5 आ गया। और फिर उसके बाद देखा, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल। तो h/L कितना आया, h/L आ गया 4/5। अब ये बताओ आप कि h 4 है, L 5 है, तो यहाँ से मैं r नहीं निकाल सकता। आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, 3। ये 3, 4, 5 एक त्रिक बन गया पाइथागोरस के थ्रू। तो इसलिए r कितनी आ गई, r और h का रेशो आ गया, r 3 है, h 4 है, तो 3:4। इस तरीके से इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करने हैं। अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए मिक्स क्वेश्चन में, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर हाइट और 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले किसी बेलन से समान ऊंचाई और आधार, समान ऊंचाई और आधार है दोनों एक साथ हैं,
समान ऊंचाई और आधार का एक शंकु निकाला गया तो बचे हुए ठोस का आयतन क्या होगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन को देखो, पहले समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको क्या पूछ रहा है। इसमें एक्चुअली पूछ रहा है कि ये कोई शंकु है। कैसे? पहले तो सॉरी, शंकु नहीं, किससे निकल रहा है? बेलन से निकल रहा है। तो ये मैंने मान लिया ये कोई बेलन है। ये कोई बेलन है, ठीक है। ये बेलन है। और अब बेलन के बारे में क्या कर रहा है कि इस बेलन में से एक शंकु काटा जा रहा है। अब शंकु कैसा काटा जा रहा है, तो शंकु के बारे में बात करते हैं। उस शंकु की हाइट भी बराबर है और आधार की त्रिज्या बराबर है। इसका मतलब जो शंकु होगा वो शंकु ऐसा होगा। ये वो शंकु होगा। मतलब ये शंकु हो जाएगा। तो आप समझें, रेड पेन से लिखा है, ये तो क्या लिखा है मैंने जो ड्रॉ किया है, रेड पेन से ड्रॉ किया, ये तो है बेलन। तो ये तो है बेलन। इस बेलन में से एक शंकु निकाला जा रहा है, शंकु निकाला जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी त्रिज्या जो है आर, दोनों की बोल रहा है ना, दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। मतलब अगर शंकु की अगर मैं मान लूँ त्रिज्या, इसकी त्रिज्या अगर मैं आर मानूं, शंकु की नहीं बेलन की त्रिज्या आर मान लूँ, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर मान लूँ, तो आर इजकस टू आर है। और वहीं पे अगर इसकी मैं हाइट कैपिटल एच मान लेता हूँ और इसकी हाइट में मान लेता हूँ स्मॉल एच, तो यहाँ पे एच बराबर एच भी दे रखा है। और क्या दे रखा है? अब चूंकि ऊंचाई दे रखी है इसमें 10, तो मैं कह सकता हूँ कि जो एच है ये एच दे रखी है इसमें ये 10 सेंटीमीटर। कितना? एच बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और वहीं पे आधार की त्रिज्या दे रखी है 6, तो आर बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो अब पूछ रहा है कि इस बेलन में से, ये पूरा जो रेड कलर से ड्रॉ है, इसमें से मैंने ब्लू वाला निकाल दिया, अर्थात बेलन में से शंकु निकाल दिया। तो बचा हुआ भाग, अब बचा हुआ भाग कौन सा हो गया? तो बचा हुआ भाग देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बचा हुआ भाग हो गया, ये बचा हुआ भाग हो गया। और पूछ रहा है इस बचे हुए भाग का एरिया क्या होगा। तो बिल्कुल बचे हुए भाग का एरिया क्या होगा ये ज्ञात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बचे हुए भाग का एरिया ज्ञात करने के लिए लिख देता हूँ बचा हुआ ठोस का वॉल्यूम बराबर क्या होगा, क्योंकि बेलन में से निकाल रहा हूँ, तो बेलन का वॉल्यूम माइनस क्या होगा, शंकु का वॉल्यूम, क्योंकि बेलन में से ही शंकु निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो बेलन का वॉल्यूम ज्ञात करते हैं। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? बेलन आपको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच मान लिया। और शंकु क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या कि कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर है और कैपिटल एच बराबर एच है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच में तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जाएगा, क्या बचेगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब नॉर्मल मेरे को सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, 2/3 पाई का पाई रख दिया, आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है 10, तो 10 सेंटीमीटर। अब आराम से कैलकुलेशन करनी है मेरे को, ये देखो 3 से कट जाएगा 12 बार, 12 दूँ के 24 दूँ के 24 हो जाएगा, और 24 में डबल जीरो लगानी है, क्योंकि सिंगल जीरो लगानी है, क्योंकि 10 है ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पाई बचा हुआ तो पाई, और ये कितना है सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये बचे हुए भाग का एरिया पूछ रहा है ना, बचे हुए ठोस का क्या क्षेत्रफल होगा, तो बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल होगा 240 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, ये बचा हुआ भाग है, कितना हो जाएगा 240 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, एरिया नहीं वॉल्यूम दे रखा है, एरिया तो निकाल ही नहीं सकते ना हम इस तरीके से, वॉल्यूम ही निकल में आएगा, क्योंकि एरिया निकालना होता तो एरिया वाला फॉर्मूला लगाते। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे।
अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एक ठोस जो नीचे से अर्धगोलाकार है, ठीक है, तो बिल्कुल बना लेते हैं अर्धगोलाकार। बोल रहा है नीचे से अर्धगोलाकार है, तो बिल्कुल अर्धगोलाकार हमने बना दिया। कुछ इस प्रकार से बनेगा, वापस से बनाते हैं। ये अर्धगोलाकार है नीचे से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और क्या, ऊपर से शंकु का आकार है, तो बिल्कुल शंकु का आकार वाले बना देते हैं। ये शंकु बन गया, ठीक। और यदि, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या दे रखा है, यदि दोनों भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब समझिए आप, मतलब पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया दोनों का समान है, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि अर्धगोला और दूसरी साइड लिख दिया मैंने शंकु, समान है। क्या समान है, CS है, यानी कर्व सरफेस एरिया। अभी बताओ अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे वो होता है 2πr²। और शंकु का क्या होता है, तो आप कहेंगे πrl। अब बोल रहा है ये दोनों समान है, तो मैंने समान लिख दिया बिल्कुल, ठीक है। तो देखो अब आराम से कैंसिल आउट कर दूंगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये देखेंगे ये πrl होता है ओनली, r² नहीं है, तो ये r से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, r बराबर हो जाएगा, सॉरी l बराबर हो जाएगा 2r, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि l/r क्या हो जाएगा 2:1, दोनों तरीके से लिख सकता हूँ। आगे क्या पूछा है इसमें, आगे पूछा है इसमें तो शंकु आकार वाले भाग की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताओ, तो बिल्कुल त्रिज्या और ऊंचाई की बात की जा रही है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे अब तक आ चुकी हैं इसमें। तो देखो त्रिज्या मेरे पास 1 आ चुकी है, एल मेरे पास आ चुका है 2, और अब पूछ क्या रहा है कि त्रिज्या का और ऊंचाई का भी याद करना है। अब आपको ये पता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये एच कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे एच आ जाएगा 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग का अंडर रूट, तो एच बराबर कितना आ गया √3। पूछा क्या है मेरे से, त्रिज्या का और ऊंचाई का रेशो, अर्थात त्रिज्या और ऊंचाई का रेशो पूछा है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 1 है, ऊंचाई कितनी है √3, तो 1:√3 क्या आ गया, त्रिज्या का और ऊंचाई का रेशो, ठीक है। इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। या फिर देखो मैं ये भी नहीं करता, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, एक तरीका वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने ले लिया l बराबर 2r। अब आपको पता है h निकालना क्या होता है, l² माइनस r²। l क्या है 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r² माइनस r² का रूट, तो h बराबर क्या आ जाएगा √3r। अब √3r आ चुका है h बराबर, और मुझे रेशो किसका चाहिए, r का और h का। r बराबर क्या है r, और h बराबर क्या है √3r। r से r कैंसिल आ गया, क्या आ गया 1:3 √3, तो 1:√3 ही पहले आया था। तो ये कुछ तरीके हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स कंसेप्ट कौन कौन से लग रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अध्ययन के इसी क्रम में। क्या है ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें कॉमन सेंस बेस होती हैं जो आपको सोचनी पड़ती हैं, क्वेश्चन के अंदर नहीं देखा। क्या है देखो इस क्वेश्चन में कि 24 मीटर आधार व्यास के किसी बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो मैं बेलन बना देता हूँ। बेलनाकार बर्तन मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बाल्टी हो गई, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं। तो ये बेलनाकार बर्तन हो गया, ठीक, ये बेलनाकार बर्तन हो गया। अब इसमें बोल क्या रहा है, कुछ भाग में पानी भरा हुआ है, तो बिल्कुल कुछ भाग में पानी भर देते हैं। तो मैंने कह दिया कि इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, ये वाला पोर्शन है इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये इसमें पानी भरा हुआ है। कहां तक, यहां तक, कि यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है। कब, पहले। अब बाद में क्या किया, बाद में बोला
कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला डुबोया गया तो पानी के जो बर्तन है, बर्तन में पानी के स्तर में कुछ वृद्धि हो गई। आप देख सकते हैं बिल्कुल कैसे कि जब भी हम, लेकिन इसका बोलते हैं ना इसके आधार, ये तो लिखा ही नहीं हमने, इसकी आधार का व्यास कितना दे रखा था 24, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 24/2 अर्थात 12। तो त्रिज्या क्या हो गई, आर बराबर हो गया 12। ठीक है। अब बोल रहा है क्या है कि इसमें एक गोला डाला जा रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब मान के चलो मैंने इसमें गोला डाला तो गोला कुछ इस प्रकार से आया। बोल रहा है 6 सेंटीमीटर गोला डाला जाता है और डुबोया जाता है, मतलब डूब जाता है पूरा। ये चीज़ आपको कॉमन सेंस बेस में सोचनी है। तो गोला कुछ इस प्रकार से डाला गया कि वो ऐसे आया, ये नहीं, पूरा गोला ही बनाएंगे हम। गोला देखो, तो ये एक तरीके से गोला हो गया जो कि इसमें डाला जा रहा है। ये गोला हो गया, ठीक है। क्या है, लेकिन ये तो बड़ा हो गया ना थोड़ा, गोला तो छोटा लेना है हमें। एक बार घटा देता हूँ इसको, छोटा गोला लेना था। हाँ, ये हो गया गोला। तो बोल रहा है कि वो पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है, तो इसका मतलब ये पानी में, ये तो पहले वाला पानी था, ये कह सकते हैं ये जो पानी था ये पहले था, मतलब ये ऊंचाई थी इसकी, ये मान लेता हूँ मैं पहले थी, स्मॉल एच ऊंचाई लिख देता हूँ, पहले ऊंचाई। और गोला डालने के बाद पानी ऊपर तक चला गया, तो बाद में पानी कितना हो गया, बाद में जो पानी है वो बाद में पानी यहां तक हो गया, ये बाद में पानी हो गया। ठीक है, पूरा डूब जाता है, तो पूरा डूब जाता है तो फिक्स पूरा ही डुबाना है, ज़्यादा नहीं लेना। तो देखो इतना पूरा डूब रहा है, ठीक है, पूरा डूब गया। अब उसके बाद में टोटल ऊंचाई कितनी हो गई, तो आप कहेंगे ये जो ऊंचाई है ये मैंने मान ली कैपिटल एच, पहले कितनी थी स्मॉल एच। लेकिन यहां बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या कि बोल रहा है इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या ये कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब मैं इसका पूरा व्यास बना देता हूं क्योंकि पूरा डूब रहा है यहां से यहां तक, तो ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये हो गया 12, क्योंकि व्यास क्या होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। ये 12 हो गया, तो इसका मतलब ये हमें जो कैपिटल एच है ये भी 12 आ गया। ठीक है, आ रहा समझ में किस तरीके से कर रहा हूं क्वेश्चंस को। ये 12 आ गया, नीचे वाला मुझे पता नहीं नीचे का कितना है, लेकिन इसमें कुछ चीजें पहले दे रखी हैं, क्या कि इसकी त्रिज्या कितनी है 12 है, और ऊपर वाले का मुझे जो ऊंचाई है वो भी पता लग गई। अब मैं आराम से जो पानी का स्तर बड़ा है जो पहले था वो निकाल के उसमें से घटा के आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो, तो इन सारी चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। यहाँ देखो, अब बेलन के पहले जो वॉल्यूम था वो कितना रहा होगा, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं कि अब जो वॉल्यूम है बेलन का, तो लिखता हूँ, देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, लिखूंगा बेलन का वॉल्यूम बाद में, यानी कि अब जो बेलन का वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर देता हूं मैं गोले के वॉल्यूम को, तो क्या आ जाएगा, बेलन का वॉल्यूम आ जाएगा। कब, पहले वाले का। ऐसा ही तो होगा, मतलब पहले वाले जो वॉल्यूम था, मतलब ये ब्लू कलर से है, इसमें जब हमने गोला डाला तो इतना हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि अब जो आपको दिख रहा है इस टाइम पे, अब जो बेलन का वॉल्यूम है उसमें से अगर गोले के वॉल्यूम को मैं निकाल देता हूं तो पहले वाला बेलन का वॉल्यूम रह जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल रह जाएगा, तो बिल्कुल इस चीज़ को लिख देते हैं। अब बेलन का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता ही है, आप कहेंगे होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बाद में कितना एच माना है तो मैंने कैपिटल एच लिख दिया, माइनस गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब पहले हाइट कितनी मानी थी मैंने, पहले मानी थी हाइट, क्योंकि यहाँ तक कितना था एच, तो स्मॉल एच लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई पाई, ठीक है। आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है, किसकी बात की जा रही है आर में, बेलन की, तो बेलन की आर कितना है 12 है, तो ये हो गया
12 का स्क्वायर। हाइट की बात की जा रही है तो ये कैपिटल एच कितना 12 आ गया था, तो ये हो गया 12। कैसे आया वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि बेलन का पूरा व्यास हो गया, पूरा डूब गया। ये कॉमन सेंस वाली चीज़ थी जो निकाला था ना, ये कंप्लीट की। ये एच कैसे आया, यही कॉमन सेंस वाली चीज़ है क्या, कि ये पूरा डूबता हुआ दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये त्रिज्या है इसकी कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, और पूरा डूब गया, इसका मतलब पूरा व्यास ले सकते हैं। और व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का दोगुना है, अर्थात 12 माइनस के 4/3। अब आर कितनी, इसकी 6 दे रखी है, तो 6 का क्यूब लेना है मुझे, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर आर, बेलन की त्रिज्या कितनी है 12 गुना 12 इंटू एच। ठीक है, अब नॉर्मल कैलकुलेशन है जो कि हमको सॉल्व करनी है, और हम इसको कर भी पाएंगे आराम से। कैसे, देखो इसमें कितना दे रखा है, ये 3 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है, और ये बन जाएगा 12, और एक ये 12 है, एक ये 12 है, मतलब ये 12 कैंसिल हो गया, ये 12 कैंसिल हो गया, ये 12 कैंसिल हो गया। इसमें 12 का वर्ग बच रहा है, तो 12 का वर्ग कितना होता है, आप कहेंगे 144 माइनस 6 चौका 24 बराबर 12 इंटू एच। अब आप देखेंगे 12 से फिर से कॉमन आ रहा है, तो ये 12 बच जाएगा, और 12 दुआ के 24 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एच रह जाएगा, तो स्मॉल एच कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो नॉर्मल कैलकुलेशन थी, लेकिन कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं ये भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये क्या था, ये बाद वाली हाइट है, सॉरी पहले वाली हाइट है। पहले 10 तक पानी था, बाद में 12 तक हो गया। पूछ क्या रहा है, तो पानी के स्तर में कितने की वृद्धि हुई, तो मैं लिख सकता हूँ जो वृद्धि होगी वो वृद्धि होगी वो बाद वाले में से पहले वाले हाइट घटा देंगे, तो में कितनी आई थी हाइट 12, पहले कितनी थी 10, तो वृद्धि कितनी हुई +2 की हुई, तो ये इसका आंसर हो गया। कितना सेंटीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ये आपको कॉमन सेंस बेसिस सोचना था कि इसकी हाइट ये 12 है, ये जब तक नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप। अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं आगे। ये देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। क्या है, देखो एक शंकु, अर्धगोला और बेलन समान आधार पर स्थित हैं, इनकी ऊंचाइयां समान हैं, तो आयतनों का रेशो ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल पहले तो शंकु, अर्धगोला और बेलन तीनों बना लेते हैं। तो देखो ये बना लिया मैंने शंकु, तो बिल्कुल ये शंकु हो चुका है। दूसरा क्या है, अर्धगोला, तो अर्धगोला ही बना देता हूं मैं, सॉरी ये अर्धगोला हो गया। और क्या है, बेलन है, तो ये बेलन बना देता हूं। तो ये बेलन हो गया। हालांकि जैसे चित्र बनने चाहिए थे वैसे बने नहीं है, लेकिन बनाने की कोशिश की है मैंने। क्या है, देखो बोल रहा है इनके समान आधार पर स्थित हैं और इनकी ऊंचाई बराबर है। इसका मतलब जो इनकी त्रिज्या होगी ये भी आर होगी, इसकी त्रिज्या होगी ये भी आर होगी, इसकी त्रिज्या होगी ये भी आर होगी। ऊंचाइयाँ समान है, तो इसका मतलब ये एच है, ये अलग पेन से बना देता हूँ। ये देखो ये जो एच है ये, और इसकी जो एच है ये भी बराबर है, और इसकी जो एच है ये भी बराबर है। तो इनके आयतनों का रेशो ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है क्या इसका आयतन क्या होता है, तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात। अर्धगोले का क्या होता है आयतन, 2/3 पाई आर क्यूब, क्यों अर्धगोले का आर क्यूब हो जाएगा ना। और बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि आर यहाँ पे सबकी बराबर है तो आर आर लिख दी मैंने, ऊंचाई भी सबकी बराबर है तो सबकी स्मॉल एच लिख दी, ठीक है। अब क्या है, देखो नॉर्मल कैलकुलेशन है जो भी कर लेंगे। देखो पाई से पाई कैंसिल और पाई कैंसिल, ठीक। यहाँ पे देखेंगे ये 3 और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, ठीक। और अब देखते हैं आर स्क्वायर एच
सॉरी यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर से आर बचेगा और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर कैंसिल हो गया ना पूरा, हाँ। तो ये क्या बचा, एच बचा अनुपात 2r अनुपात 3h। ये चीज़ समझ में आ गई आपकी। अब यहाँ पे देखो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप कहेंगे कि बात तो ऊंचाई की हुई थी, एक आर बचा हुआ है, कैसे निकालूं ऊंचाई का, तीनों का निकालना मुझे रेशो, तीनों का रेशो कैसे निकालूंगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है क्या, कि जो अर्धगोला होता है, ये चीज़ मैंने वहाँ पे आपको बताई भी थी जब मैं पढ़ा रहा था थ्योरी आपको। तो अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है वो उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। कैसे, देखो एक बार वापस से बता देता हूँ, जब मैंने गोला पढ़ाया था उस टाइम पे आपको बताया था। देखो ये बताई थी मैंने आपको कि जो इसकी ऊंचाई होती है वो इसकी त्रिज्या के बराबर होती है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी जो आर होगी वो एच के बराबर होगी, तो मैं लिख सकता हूँ एच अनुपात, क्योंकि आर बराबर क्या है, चूंकि इसके लिए आर बराबर एच है, अनुपात 3h। अब देखेंगे एच से एच कैंसिल, तो क्या आ गया 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ये क्या है, ये वॉल्यूम का रेशो है जो कि मेरे से पूछा था, ये वॉल्यूम तो निकाला था मैंने सारा का सारा, तो यही होगा। इनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, आयतनों का अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे आप ठीक ढंग से। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अच्छा क्वेश्चन है आपको पता लगेगा इसमें, जो अभी वाला कोई क्वेश्चन किया है मैंने, इसका जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो इसमें लगेगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। देखो क्या दे रखा है, किसी शंकु, बेलन और अर्धगोला, 3 चीज दे रखी हैं। तो शंकु, बेलन और अर्धगोला बना लेते हैं पहले तो तीनों। ये देखो पहले बनाया मैंने शंकु, तो ये शंकु हो गया। ये शंकु, बेलन की बात की जा रही है तो बेलन बना लेता हूं। तो ये हो गया बेलन। और अर्धगोले की बात की जा रही है तो अर्धगोला ही बना लेता हूं। तो ये हो गया अर्धगोला, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है इसमें, देखो कि किसी शंकु और बेलन की ऊंचाई, मतलब हाइट की बात की जा रही है, किसकी, शंकु की और बेलन की जो हाइट है, ये जो एच है, एच मान ली, एच मान ली। ये जो एच है ये अर्धगोले की हाइट के क्रम से 2 गुनी और 3 गुनी है। किसकी, अर्धगोले की हाइट की। अब मुझे अर्धगोले की हाइट तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि क्या होगी, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि इसकी जो हाइट है वो मैंने एच मान ली, ठीक है। तो क्या होगी, बेलन की कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि अर्धगोले की हाइट की क्रम से 2 गुनी, शंकु की 2 गुनी तो 2h हो जाएगा, और बेलन 3 गुनी तो ये 3h हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इनकी त्रिज्या का रेशो 2 अनुपात 3 अनुपात 1 है। तो इसकी त्रिज्या तो हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 3, ये r बराबर दे रखा है, और इसकी जो त्रिज्या है ये r, ये हो जाएगी 1। यही चीज तो दे रखी है, क्योंकि दे रखा है ना ये त्रिज्या का रेशो है। तो इनके वॉल्यूम अर्थात इनके जो आयतन है उसका रेशो ज्ञात कराने की बोल रहा है। अब आप मेरे को ये बताओ, त्रिज्या तो ठीक है मुझे पता है, लेकिन हाइट का मुझे सिर्फ रेशो दे रखा है, तो वॉल्यूम का रेशो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, तो बिल्कुल कर पाऊंगा। कैसे करूंगा, देखो पहली बात तो बिल्कुल एच मान के एच कैंसिल हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। और दूसरा तरीका इसमें क्या है, अगर पूछ लेता कि प्रॉपर मेरे से पूछता है, रेशो नहीं दे रखा होता, और ये पूछता कि इसकी त्रिज्या 2 है, 3 है और 1 है, और उसके बाद पूछता कि इनका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट काम में आता, क्या, जो यहाँ पे दे रखा है कि अर्धगोले का जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे जो h है उस h की वैल्यू 1 है, तो 3h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब हम आराम से निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम का रेशो क्या हो जाएगा, तो देखो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² h। बेलन क्या होता है,
बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यह इंपॉर्टेंट है क्या, चूंकि एच एच लेके चल रहा हूँ मैं, तो मैं आर क्यूब को, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आर बराबर कितना होता है एच, तो आर स्क्वायर लिखूंगा मैं, लेकिन एक आर को मैं एच लिख देता हूँ यहाँ पे। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो अब कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो क्या, पाई से पाई कैंसिल, इसमें पाई कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और ये आर स्क्वायर कैंसिल, ये एच से एच कैंसिल, तो क्या बचा 1:3:2। लेकिन आर कैंसिल नहीं कर सकते ना, सॉरी गलती हो गई, वापस से देखेंगे कैसे क्या गलती हो गई। गलती ये हो गई क्योंकि यहाँ पे आर तो हमें दे रखा था ना, तो इसलिए आर हम कैंसिल नहीं कर सकते। वापस से देखेंगे, ये देखो अनुपात नहीं पूछा था, गलती हो गई, दोबारा से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने आर से आर कैंसिल कर दिया, जबकि आर तो अलग अलग दे रखा है, ऊंचाई भी अलग अलग दे रखी है, तो वो चीज़ देखेंगे दोबारा से। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर और एच की तो अलग अलग वैल्यू दे रखी है ना, तो इनको तो हम कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ स्थिर है उनको कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे पाई हमेशा सेम रहेगा, तो इसलिए काट दिया। ये 3 से 3 कैंसिल हो गए और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। अब मैं आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। आर कितना दे रखा है इसके लिए 2 दे रखा है, तो 2 का वर्ग। एच कितना दे रखा है, एच इसमें 2 दे रखा है। 3 आर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 का वर्ग। एच कितना दे रखा है, एच इसमें 3 दे रखा है। 2 आर कितना दे रखा है, आर यहाँ पे 1 है, तो 1 का वर्ग, और एच भी यहाँ पे कितना है 1, तो 1 लिख दिया। अब 2 दूँगा के 4, 4 दूँगा के 8, 3 तिया के 9, तो 27, 27 तिया के 81, और ये 2। अब ये आ गया वॉल्यूम का रेशो। ठीक है, ये अभी मैंने यहाँ पे गलती क्या कर दी थी कि मैंने सबकी आर और एच को बराबर ले लिया था, जबकि यहाँ पे आर 2 है इसकी, जबकि इसकी आर 3 है और इसकी आर 1 है। और उसी प्रकार एच भी अलग अलग है, इसका जैसे एच बराबर 2 है यहाँ पे एच बराबर 3 है, और यहाँ पे एच बराबर 1 है, तो वही रखा मैंने। और यहाँ पे वॉल्यूम का रेशो आ गया है, ये आयतन के अनुपात होंगे, किसके के, शंकु, बेलन और अर्धगोले के। कितना, 8:11:2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे अपना एक कंप्लीट एरिया एंड वॉल्यूम का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, यहाँ पे पूरा पढ़ा। किस प्रकार से, देखो एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि इस पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, किन किन चीज़ों को कवर किया। तो देखो अभी हाल फिलहाल में हमने क्या पढ़ा है, हाल फिलहाल में अभी हमने देखो प्रिज्म पढ़ा, पिरामिड पढ़ा, उससे पहले गोला था, फिर शंकु था, उससे पहले बेलन और घन और घनाभ। अब इनको हमने कैसे पढ़ा था, इनको हमने जो 3D की आकृति थी इनको हमने सममित और असममित में बांट के पढ़ा, सममित और असममित में, और उन्हीं से सारे फॉर्मूले हमने ईजाद किए, सिर्फ इस गोले को छोड़ के। गोला क्योंकि अलग है, ठीक, हालांकि गोले में भी कुछ पोर्शन ऐसे जाए थे जैसे अर्धगोला बनाते, तो वहाँ पे हमने सममित और असममित में से डिवाइड कर दिया था। उससे पहले ये हमने 3D में सारी चीज़ें पढ़ी थी। बात करें 2D में, तो 2D में त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, चतुर्भुज और बहुभुज हमने पढ़ा था। और अब चूंकि मैंने आपको पहले बताया था कि RSSM बंटवारे में टॉपिक है एरिया एंड वॉल्यूम, तो इसके लिए मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके तभी सॉल्व होंगे क्योंकि देखो घन और घनाभ हो गया, घन और घनाभ के लिए आपको वर्ग और वृत्त अच्छी तरीके से आना चाहिए। बेलन की बात की जाए, बेलन के लिए आपको वृत्त अच्छी तरीके से आना चाहिए और त्रिभुज भी अच्छी तरीके से आना चाहिए। बात शंकु की जाए तो शंकु, देखो शंकु के लिए आपको वृत्त भी आना चाहिए और वृत्त भी आना चाहिए। बात की जाए प्रिज्म की, तो प्रिज्म के लिए आपको वर्ग भी आना चाहिए, त्रिभुज भी आना चाहिए। उसी प्रकार पिरामिड की बात की जाए तो पिरामिड में भी आपका वर्ग और त्रिभुज इन सारे कंसेप्ट का यूज होता है। तो कह सकते हैं 2D और 3D आपस में कोलरेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। सिर्फ अंतर कितना है, अंतर इतना है कि 2D से मिलके ही 3D बना है, न कि 3D को अगर हम तोड़ेंगे अलग अलग करेंगे तो वहां 2D हो, मेनली अंतर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेंसुरेशन अपना कंप्लीट हुआ। आगे आपको क्या करना है, मैंने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश की और सारे टाइप इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। आप आगे ये देखेंगे कि जो भी किसी भी एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर में वो आप सॉल्व करेंगे, और जितना मैंने पढ़ाया है मुझे पूरी उम्मीद है कि उसी के अंदर से आपके 90% क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहे होंगे, और कहे तो 99% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे आपके सारे के सारे। तो ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी चीज़ें किस प्रकार से मैंने कवर की हैं, किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ाया है। तो उन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। तो चलो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।